नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। अभी हमारे साथ मौजूद है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी, जिनके नेतृत्व में 1 अक्टूबर को दिल्ली में पेंशन शंखनाद रैली होने वाली है, जिसके अंदर ये लोग देश भर से सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी जो एक लंबे समय से मांग रही है पुरानी पेंशन की बहाली हो और जो एनपीएस है, जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसको हटाया जाए। इसके कारण क्योंकि कर्मचारियों को बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो इस रैली की तैयारियां कैसी चल रही हैं और पेंशन और नई पेंशन और पुरानी पेंशन में क्या फ़र्क है और इसका कर्मचारियों को क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस संदर्भ में इनसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बंधु जी, आपका स्वागत है न्यूज़ क्लिक में। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, ये रैली, अब क्योंकि इससे पहले भी एक बस यात्रा अपने देश भर में निकाली थी आप लोगों ने, उसका असर क्या रहा था और ये जो रैली है इसका कैसी तैयारियां चल रही हैं और इसके क्या मायने हैं? देखिए, एनएमओपीएस के नेतृत्व में पिछले कई सालों से लगातार पूरे देश के शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। और अभी हम लोग जून के महीने में, आप जिसमें खुद शामिल रहे हैं, लास्ट में दिल्ली में 18,000 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू किया। उसका समापन भी इसी जगह पे किया गया है और उसमें भी पूरे रास्ते बताया गया कि 1 अक्टूबर दिल्ली चलो, 1 अक्टूबर दिल्ली चलो। दिल्ली आने का मकसद ये है कि क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली रहते हैं, पूरे देश की जो पावर सेंटर है वो दिल्ली है, तो हम लोग ये बताने आना चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन अगर 4-4 मुख्यमंत्री, 5-5 मुख्यमंत्रियों ने बहाल कर दिया, तो प्रधानमंत्री की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये पेंशन नहीं बहाल करना है। हम अपनी आवाज़, अपना हक माननीय प्रधानमंत्री के सामने रखने आए हुए हैं कि हमारी बात सुनो, हमारी फरियाद सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि एनपीएस से हमें, हमारे लोगों को जो पेंशन मिल रही है, जिसको कहा जा रहा है, वो पेंशन नहीं है। वो नई पेंशन व्यवस्था का जो सिस्टम है, उसमें जो पैसा हमारा 40% जमा होता है, उसका ब्याज है, वो पेंशन है ही नहीं है। और वो ब्याज 1200, 1500, 1800, 2200 रुपये मिलता है। अब आपसे मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति 40,000 रुपये वेतन पा रहा था, रिटायर हुआ, 1200 रुपये उसकी पेंशन है, अपनी सामाजिक सुरक्षा कर सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, अपने घर का खर्चा चला सकता है, तो फिर उसका नाम पेंशन क्यों? और पेंशन को सामाजिक सुरक्षा कहा गया। सामाजिक सुरक्षा 1200 में हो सकती है क्या? 1800 में हो सकती है क्या? और मजे की बात, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है तो जितनी सरकार की और योजना है उसमें भी शामिल नहीं होगा, मतलब उससे भी वंचित होगा और पेंशन से वंचित होगा। तो इसलिए 1 अक्टूबर को पूरे देश के सारे स्टेट से, चाहे सेंट्रल के हों, स्टेट के हों, सारे लोग 1 अक्टूबर की अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री जी से कहने आ रहे हैं। 1 अक्टूबर की जो आप बता रहे हैं, इसमें कितना मोबिलाइजेशन हो सकता है और उस मोबिलाइज क्या-क्या तैयारियां होनी रैलियों को लेकर अलग-अलग राज्यों में या दिल्ली के तौर पे क्या-क्या तैयारियां हो रही हैं? देखिए, इसके पहले भी 18 में हमने 2 बड़ी रैलियां की थी, 30 अप्रैल 18 को और 26 नवंबर 18 को, और उसमें 2 ढाई 3 लाख के आसपास लोगों का आना था, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा संगठन नहीं था, जब हमारे पास से बहुत ज़्यादा उपलब्धियां नहीं थी। आज 5-5 राज्यों के अंदर उपलब्धियां हो गई हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और लोगों में बहुत उत्साह है। और मैं तो कहता हूँ कि हमारा संगठन हो या हम हो या हमारी टीम हो, वो जितना पहुंच पा रही, कह पा रही, लोग स्वस्फूर्त आ रहे हैं। स्वतः लोगों को लग रहा है मेरा आंदोलन है, मुझे चलना चाहिए। हमें खुद नहीं पता कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, कितने आएंगे, ये भी नहीं पता है। कारण क्या है? ये आंदोलन इस यात्रा के बाद जन आंदोलन बन गया और हर वो नौकरी पेशा, वो उस नौकरी पेशा के जो परिवार हैं, वो जो इस देश में नौकरी की तलाश में है, वो उनको लगता है ये हम सब का विषय है और इसीलिए वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इस पेंशन स्कीम आंदोलन के बाद से, जब से आप चला रहे हैं, उसका कई विधानसभाओं में ये मुद्दा बना और उसका असर भी दिखा। हिमाचल हो या फिर कर्नाटका हो या राजस्थान सरकार ने किया, तो ये जो सरकारें कर भी रही हैं, इसमें भी एक पेच फंस रहा है, जो टेक्निकल पेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पुराना पैसा नहीं दे रही है। अगर वो नहीं होता, क्या लगता है वास्तविक रूप में राज्य सरकारें इसको लागू कर पाएंगी? देखिए, पेंशन देना और जो एनपीएस हमारा पैसा जमा है, वो दोनों अलग अलग विषय है। राज्य सरकार के पूरे अधिकार में है पेंशन लागू करना, वो लागू करते हैं। अब हाँ, जो पैसा हमारा कटा हुआ है वो सेंटर उसको मना कर रहा है, पीएफआरडीए नहीं मना कर रहा, जिसके पास पैसा है, जिसके थ्रू पूरी व्यवस्था चले, वो नहीं मना कर रहा, सरकार मना कर रही। सरकार इसलिए मना कर रही है कि अगर हम पैसा वापस कर देते हैं तो हमारे ऊपर पेंशन बहाली का दबाव और बढ़ेगा। तो सरकार की ये जो नीयत है ठीक नहीं है। हमने किसी खाते में पैसा जमा किया है, किसी बैंक में जमा किया, किसी व्यक्ति को दिया है, वो मेरा पैसा है, हमें वापस करना चाहिए। और उन राज्यों के लोग भी इसीलिए ज्यादा आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो झारखंड से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे हिमाचल से हो, इसलिए आ रहे हैं 1 अक्टूबर को कि हमारी पेंशन तो बहाल होगी, लेकिन मेरा जो कटा हुआ भाग, मेरे खून पसीने का पैसा था, वो केंद्र सरकार दबाए बैठी हुई है। वो आ रहे हैं केंद्र सरकार से अपना पैसा वापस मांगने के लिए कि भाई मेरा पैसा जमा था, मुझे वापस करो। हमें आपको जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तोड़ दिया, और जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो फिर हमें अपना वापस करो पैसा।
इसके साथ साथ जो सेंटर का एक दलील रहता है, इससे इकोनॉमी में बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा और एक तरीके से उसको पुरानी पेंशन को खड़े होकर नेताओं ने इनको पाप दिखाया, तो पुरानी पेंशन पाप है अगर इसको होती है तो लागू दोबारा से। लेकिन पिछले दिनों जो आंदोलन जिस तरीके से चल रहे हैं, उसके बाद एक सरकार पर भी दबाव आया है, कमेटी बनी, जिसमें एक फार्मूला तय करने की कोशिश हो रही है, जिसमें पुरानी और नई पेंशन को मिला के एक बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। तो क्या आप लोगों को मंजूर है या आप लोगों का उस पर बातचीत हुई है सरकार के द्वारा या कोई है जानकारी इस तरह की? अगर ऐसा होता है तो आप लोग उसके लिए तैयार हैं क्या? पहली बात तो जिन लोगों ने भार कहा या पाप कहा या धर्म कहा, हम्म। वो शायद इस देश के अड़सनी बलों से मोहब्बत नहीं करते। वो शायद उन गरीब गुरबा लोगों से जो मिडिल क्लास का, लोअर क्लास का है, गरीबी में पढ़ करके गेहूं चावल बेच के उसके पिताजी ने इलाहाबाद और दिल्ली भेजा, उसको पढ़ाया, उस गरीब गुरबा के खिलाफ ये सोच पाप है, ये भार है। अरे भाई, उस देश का नागरिक है, वो किसान हो, मजदूर हो, ठेले वाला, खुमचा वाला, अपने बच्चे को पढ़ा करके अगर नौकरी में लाया है, उसकी सामाजिक सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी और आप उसको पाप कहते हो, ये तो सबसे बड़ी दुखद स्थिति है। और उससे बड़ा सवाल है, देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन दी जानी चाहिए, क्यों नहीं दी जा रही है? क्या वो भार है? देश की सुरक्षा उन्हीं के कंधों पर बैठी, एसी में बैठी हुई राजनेताओं के कंधे पर नहीं है। नेताओं की सुरक्षा उन्हीं कंधे बैठी, उनकी सामाजिक सुरक्षा छीन ली गई। दूसरी चीज, आर्थिक समस्या बिल्कुल नहीं, सफेद झूठ बोला जाता है, बिल्कुल सफेद झूठ। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं एक बड़े संगठन का, इस देश के सबसे बड़े संगठन के सबसे बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूँ, पूरी तरह झूठ बोला जाता है। पुरानी पेंशन अगर बाहर देना है, एक एक दिन में इसी देश में हम आप देखते हैं, किसी पार्टी की सरकार हो, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, एक एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की रैलियों में कई कई करोड़, 1 घंटे की मीटिंग में 10-10 करोड़ खर्चा होता है। वो बाहर नहीं है क्या? राजनीति इस देश को सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार कहीं है जिस पर लोगों की निगाह है, मैं उसको उठाना चाहता हूं, क्योंकि हमें बाहर बताया तो मैं बताता हूं पैसा कहां जा रहा। चुनावी बांड इस देश का सबसे बड़ा घोटाला और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण बना है। चुनावी बांड, राजनीतिक दल अपने पैसे लेते हैं, उसका हिसाब ही नहीं देते हैं। वो बाहर नहीं है क्या? हजारों करोड़ उद्योगपतियों के आप माफ कर देते हैं, हमारे टैक्स का पैसा है। ये गरीब गुरबा जो किसान टैक्स देता है उसका पैसा है। उन हजारों करोड़ उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं, तब आपको बाहर नहीं दिखता। और इसके हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान का नागरिक जिस दिन उसको डिजिट लिखने लगेगा कि व्यापारियों का, अरे उद्योगपतियों का कितना पैसा, वो लिख नहीं पाएगा। और जिन लोगों ने माफ किया वो भी नहीं लिख पाएंगे, इतना लंबा पैसा है, तब बाहर नहीं आती है। दूसरी चीज, पुरानी पेंशन हमारा सामाजिक सुरक्षा है, उसको पैसे नोट, जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, बचपन में माँ बाप हमें पालते हैं, बूढ़े होकर हम उन्हें पालते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं, हम अपने माँ बाप पे दवाई खर्चा करते हैं, उनके स्वास्थ्य पैसा खर्चा करते हैं। जब वो चल फिर नहीं पाते हैं, उनके खाने पहने रहने पे और अगर कोई बेटा ये कहे कि मैंने पिताजी के लिए दवा लाए थे, वो मेरे कमाई पर भार है, शायद हिंदुस्तान में तो ऐसी सोच नहीं फिलहाल। और जो लोग बात कर रहे हैं वो संस्कार वाले लोग हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि आपके पिता अनप्रोडक्टिव हो गए, किसी काम के नहीं हैं और चारपाई बैठे हुए हैं, तो आप अपने तनख्वाह का पैसा उन पर जो खर्चा कर रहे हैं, कह सकते हैं कि ये भार हैं? अरे उसी भार की बदौलत आप खड़े हो इस धरती पर। इस देश का जो नागरिक है, इस देश का जो शिक्षक कर्मचारी है, उस देश का, उसके विकास में बहुत बड़ा रोल है। और पूरी जिंदगी अपनी उसने सरकार को, इस देश को, इस समाज को दिया है। बाद में अगर उसको सामाजिक सुरक्षा जैसी चीज दी जाती है तो ये दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य की बात होना चाहिए और सरकार की ड्यूटी है। आखिरी में सर 2 सवाल। पहला तो ये, जो एक कर्मचारी के तौर पे जो कि आप आंदोलन चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी भी आपके संपर्क में जिनको पुरानी पेंशन मिल रही है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके नई पेंशन मिल रही है, दोनों में फर्क क्या आ रहा है और उनकी किस तरह से उनको अंतर दिख रहा है? उनको लग रहा है जो एनपीएस उनके लिए खराब है या ओपीएस उनके लिए अच्छी है? अभी कल मीडिया की तरफ से बरेली से एक खबर छपी, मेरी खबर तो नहीं, मेरा मीडिया भी नहीं है, मीडिया में कल आई, बरेली से, उत्तर प्रदेश का जिला है। एक व्यक्ति ने कहा मुझे 2400 रुपये मिलती है, एक व्यक्ति ने कहा 1662 रुपये कुछ मिलती है। अभी कल की परसों की खबर है। अब उसने कहा कि 2400 रुपये में हम महीने भर की, अगर हम 5-6 लोग परिवार में हैं, माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तो हम महीने भर का सब्जी का पैसा नहीं निकाल पाएंगे, राशन कहाँ से लाएंगे? ये है नई पेंशन व्यवस्था। दूसरे 1662 रुपये जो पा रहा है, उसने कहा हम दवा लाएं या हम अपनी बिजली का बिल दें या 1400 से सिलेंडर जो भराया जा रहा है उसका पैसा दें या पेट्रोल जो रोज 100 रुपये भरा रहा उसका 3000 रुपये होता है महीने भर का, उसको भरवाएं। कहाँ से भरवाएं, कैसे भरवाएं? रही बात ओपीएस की, यही रिटायर होने के बाद उनको
लास्ट वेतन का 50% मिलता है। अपना भी परिवार, अपना भी स्वाभिमान से जीता है, अपने परिवार भी जीता है। और अभी एक घटना मैं बताऊं आपको, एक वैकेंसी निकली थी, उसकी भर्ती हुई, अभी 10 दिन 15 दिन पहले की मामला है। और मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश उनको नियुक्ति पत्र दे रहे थे, तो 2-3 लोगों से पूछा गया कि भाई नियुक्ति कैसे हुई, कैसा लगा आपको। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, विनय प्रताप सिंह कुछ नाम था समथिंग, उसने कहा कि बचपन मेरे माँ बाप एक्सपायर कर गए, मेरे दादा है जिन्होंने मुझे पाला है, लेकिन उनको पेंशन मिलती थी, इसीलिए उन्होंने पाल लिया और पढ़ा लिया, और उसी पेंशन की बदौलत आज मैं यहाँ इस पद पे खड़ा हूँ। ये है पेंशन। पेंशन सिर्फ हमें नहीं पालती, हमारे इस परिवार को सिक्योर करती है, हमारी इकोनॉमिक में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आप उत्तराखंड में गया, उत्तराखंड में एक ऐसी जगह जहाँ पेंशनर ज्यादा रहते हैं। व्यापारी से मैंने पूछा कि आपकी मार्केट कैसे चले, कि सर बहुत अच्छी चली। क्यों चले? क्योंकि पेंशनर है। तो पैसा अगर हम पाते हैं तो हम क्या करते हैं, मार्केट के अंदर ले जाते हैं। और देश का नागरिक जितना ज्यादा पैसा होगा, जितना ज्यादा उसकी आय होगी, उतना देश समृद्ध होगा। गरीब करके देश समृद्ध नहीं हो सकता है। कुछ लोग समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश नहीं समृद्ध हो सकता है। ये है इसका सर। आखिरी में सर, इस रैली से पहले सरकार को आप क्या संदेश देंगे, अपने कर्मचारियों को क्या कहना चाहते हैं आखिरी में? देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ सरकार से निवेदन करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से, और देश के तमाम और राज्यों के जो मुख्यमंत्री उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम सरकार के आंख नाक कान हैं। जितनी योजनाएं आप बनाते हैं, चालू करते हैं, जमीन पे ले जाते हैं, उसको हम ही ले जाते हैं। और हम ही से आप वृद्धा पेंशन, आप पता नहीं कौन कौन 1000 पेंशन का नाम है, हम ही से आप दिलवाते हो कि इनको ये व्यवस्था करो। और जो हजारों पेंशन देने का काम करता है, वो खुद पेंशन से वंचित है, क्योंकि एनपीएस पेंशन नहीं, ये स्कीम है, और स्कीम हमें पसंद नहीं है। तो मैं सरकार से बड़ी विनम्रता कहता हूँ, 5-5 राज्यों ने कर दिया है, अगर मुख्यमंत्री सक्षम है करने को, तो प्रधानमंत्री तो और सक्षम होता है। और आपने तो बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। एक निर्णय नौजवानों के पक्ष में, एक निर्णय पीढ़ियों के, जो आने वाली पीढ़ियां उनके पक्ष में आप लीजिए। और मजे की बात है कि प्रधानमंत्री भी या मुख्यमंत्री भी जो भूतपूर्व होते हैं, वो भी अपनी पेंशन से लाइफ चलाते हैं। ये आखिरी में अगर मान लो नहीं होती है पेंशन इस रैली के बाद भी सर, उसका आगे का रास्ता आप लोगों का हाँ, रास्ता है, हमारी टीम है, हमने रणनीति बना रखी है। हम अभी बात अपनी शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, हम रामलीला मैदान पहुंचेंगे। हाँ, ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, और शांतिपूर्ण कार्यक्रम करने के बाद हमारा जो टीम का फैसला उस पर आगे बढ़े। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं सुना, तो लोग 24 का चुनाव है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में बहुत अच्छी चीज़ हम सबको दिए हैं। उन्होंने कहा कि तीर तलवार का जमाना नहीं है, वोट की चोट मारो, सारा कुछ हल हो जाएगा। और हमने हिमाचल में वही अख्तियार किया, हमने कर्नाटका में वही अख्तियार किया, हमने झारखंड के अंदर अख्तियार किया, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर भी अख्तियार किया, और हम उसमें जीते। ओपीएस का मुद्दा वहाँ जीता। तो आने वाले टाइम में देश का शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, उसका परिवार, उसके जानने वाले सारे के सारे लोग वोट फॉर ओपीएस पर मतदान करेंगे। और मुझे खुशी है, मुद्दों पर वोट हो, मुद्दों पर बात हो, मुद्दों की राजनीति हो, और पुरानी पेंशन ने इस मुद्दे पर सोचने को मजबूर कर दिया है। ये बात सच है, और मुझे इस पर बहुत गर्व है। धन्यवाद सर, न्यूज़ क्लिक को समय दिया। थैंक यू। अभी आपने सुना विजय कुमार बंधु जी को, जिन्होंने कहा जो आंदोलन है और जो कई लंबे समय से चलता रहा है, और 1 अक्टूबर की जो रैली है, अगर उसके बाद भी सरकार समाधान नहीं करती है, तो 24 के चुनाव से पहले कर्मचारी और उसके परिवार समर्थक बड़ी संख्या में वोट फॉर ओपीएस, यानी कि जो सरकार ओपीएस की बात करेगी उसी के समर्थन में वोट देंगे। ये हालांकि इसका परिणाम हम पहले देख चुके हैं हिमाचल और कर्नाटक में। तो क्या 2024 के चुनाव में भी ऐसा होगा या नहीं होगा, या सरकार उससे पहले करोड़ों कर्मचारियों की मांग मान लेती है, इस पर देखना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।